हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। इससे पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि रेजोनेंस होने के लिए आपको एलसीआर सर्किट जानना जरूरी है। तो एलसीआर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसमें कैसे इम्पीडेंस निकालते हैं, कैसे आप उसमें जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका, आप कैसे उसमें आप फेज एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आई थिंक अब हम रेजोनेंस का मीनिंग समझ सकते हैं। देखिए बच्चे, रेजोनेंस का मतलब वैसे ये होता है कि दो फ्रिक्वेंसीज का मैच करना। ठीक है, कहीं पर भी अगर दो फ्रिक्वेंसीज मैच हो रही है तो वो रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, और इसमें करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं हाई रहती है। तो जो एलसीआर सर्किट है, देखिए इसमें यहाँ पे इंडक्टर लगा होता है, या कैपेसिटर या रेसिस्टर लगा होता है, और ये सोर्स का वोल्टेज है जो हमने सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, देखो बच्चों, हमें पता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला जो होता है एलसीआर सर्किट में, वो जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। जेड का नाम है इम्पीडेंस, आर कहलाता है आपका रेजिस्टेंस, एक्सएल कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी कहलाता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये इनके नाम है। तो अगर हम यहाँ से बच्चों करंट को देखें तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई बाई जेड। अब देखो बच्चों, आई इक्वल टू ई बाई जेड फॉर्मूला तो ठीक है, पर हम ये चाहते हैं कि देखो रेजोनेंस होने के लिए करंट का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए इम्पीडेंस को इसका मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो फिर हम इम्पीडेंस को मिनिमम कैसे करेंगे भाई? अब देखिए, इम्पीडेंस के फॉर्मूले में आते हैं तो देखते हैं कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है। यह है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इम्पीडेंस को मिनिमम करना चाहते हैं तो हमें आर को जीरो कर देना चाहिए, या तो आर जीरो हो जाए, या फिर हम एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम एक्सएल और एक्सी को आपस में क्या इक्वल कर लें। देखिए बच्चों, आर तो जीरो हो नहीं सकता, आर तो है सर्किट के अंदर, तो क्या जीरो हो सकता है? तो हम इसका मतलब हम एक्सएल को क्या करेंगे, एक्सी के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर विल राइट फॉर मैक्सिमम करंट वी राइट एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है सर्किट का, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए। तो अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स सी आएगा, देखो बच्चों, जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ये भी क्या हो जाएगा एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि जेड कितना हो गया बच्चे, आर हो गया, तो जीरो हो गया। ठीक है, अगर जेड आर हो गया तो करंट कैसी हो गई भाई हमारे पास, इट इज मैक्सिमम। तो नाउ वी गेट द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो हमें मिल गई है बच्चों मैक्सिमम करंट। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन में जब जेड इक्वल टू आर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, क्योंकि भाई अब रेजिस्टेंस ही बचा है, इंपीडेंस क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, तो भाई तो फिर तो भाई प्योरली रेसिस्टिव ही कहलाएगा ना, एक्सएल एक्सी तो बचे ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, जब हमने जो एक्सएल इक्वल टू एक्सी लिया है, देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि भाई एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो एक्सएल का मतलब क्या है, ओमेगा एल, और एक्सी क्या है भाई, वन अपॉन ओमेगा सी होता है एक्सी का फॉर्मूला। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, वन बाई एल सी आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, वन बाई रूट एल सी। इसको ओमेगा आर लिख लेते हैं, आर फॉर रेजोनेंस, ओमेगा फ्रिक्वेंसी का नाम होता है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग उसको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से आप एफ भी निकाल सकते हैं। देखिए ओमेगा जो होता है वो टू पाई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एफ निकालना चाहते हैं तो इट इज वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। तो ये एफ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और ओमेगा का फॉर्मूला तो आपके पास आ ही गया है। इस ओमेगा का नाम है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट की वैल्यू होगी आपकी मैक्सिमम। अब ध्यान देना इस बात पे, आप जब कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा मिल जाए कि सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यह सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है, देखिए दो बातें हैं। अगर वो बोले कि सर्किट में रेजोनेंस है, या बोले कि सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है, तो आप समझ जाना कि एक्सएल इक्वल टू क्या है, उसमें एक्सी हुआ होगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, वन अपॉन रूट एलसी आएगी। ठीक है, यहां से आप फटाफट यहां पहुंच जाएंगे इस स्टेप पे, और वो कई बार क्वेश्चन में आपसे ओमेगा आर की वैल्यू निकलवाएगा भी कि कितनी होती है। ठीक है, अच्छा सुनिए, इसके बाद एक चीज हम और करेंगे डिस्कस, और वो ये है कि अगर ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम है, मतलब ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसपे करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है और इम्पीडेंस सबसे कम है, तो क्या कोई और फ्रिक्वेंसी ऐसी हो सकती है
क्या ऐसा नहीं होता कि करंट किसी और फ्रिक्वेंसी पे ओमेगा आर के अलावा ओमेगा आर से कम भी होगी फ्रिक्वेंसी, और ओमेगा आर से फ्रिक्वेंसी कुछ ज्यादा भी तो होंगी भाई। अगर ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 इस तरह की कई फ्रिक्वेंसीज हैं, तो हो सकता है कुछ उसमें ओमेगा आर से कम वैल्यू की हो, कोई ज्यादा वैल्यू की हो। तो क्या उन वैल्यूज पे भी क्या करंट मैक्सिमम होगी, या फिर करंट उन सब पे मिनिमम ही रहेगी, खाली इसी पे मैक्सिमम होगी? तो इसको जरा चेक कर लेते हैं। देखिए तरीका क्या है, मैं एक केस फर्स्ट इसमें बनाता हूं कि अगर मान लीजिए इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, मान लेते हैं कि ओमेगा आर से ज्यादा है फ्रिक्वेंसी, कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो ओमेगा आर से क्या है, ज्यादा है। तो देखिए इसमें इस कंडीशन में देखिए एक्सएल का क्या होगा भाई, एक्सएल होता है ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा ज्यादा है ओमेगा आर से, तो एक्सएल क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर अगर एक्सी, देखिए एक्सी का क्या होगा इस केस में, एक्सी होता है 1 ओमेगा सी, तो अगर ओमेगा ज्यादा है तो एक्सी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल डिक्रीज। तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए बच्चे, आपने एक्सएल बढ़ाया है, एक्सी कम कर दिया है, तो इसका मतलब जेड क्या हो रहा है, जेड हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि भाई देखिए एक्सएल बढ़ा है, एक्सी घटा है, लेकिन बाहर स्क्वायर भी तो है, तो जेड यानी फिर बढ़ गया है। अगर जेड बढ़ गया तो करंट कैसी हो जाएगी, करंट बिकम्स मिनिमम, सॉरी करंट विल बी मिनिमम, क्योंकि जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, तो करंट कम हो जाएगा सर्किट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि अगर ओमेगा ओमेगा आर से ज्यादा है तो जो करंट है वो मिनिमम होगी। ठीक है। अच्छा, जरा एक केस और चेक कर लेते हैं। अगर अगर मान लेते हैं कि भाई ओमेगा की वैल्यू जो है वो ओमेगा आर से छोटी है, ठीक है, तो क्या करंट अभी भी मिनिमम होगी, चेक करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा हमने कम कर दिया तो यहाँ कैसी वैल्यू आएगी, डिक्रीज करती हुई वैल्यू आएगी। और एक्स सी क्या होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा को आप डिक्रीज कर रहे हो तो एक्स सी बढ़ेगा भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो जेड का क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए जेड, अब जेड का फॉर्मूला ये है, देखिए एक्सएल डिक्रीज कर गया पर एक्ससी उतना ही बढ़ गया है, तो जेड अगेन इंक्रीज कर रहा है, यानी जेड क्या होगा, जेड इज इंक्रीजिंग। अगर जेड की वैल्यू बच्चे इंक्रीज कर रही है तो करंट कैसा होगा, करंट बिकम्स मिनिमम। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फ्रिक्वेंसी ले लीजिए, केवल ओमेगा आर एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अदरवाइज देख लीजिए आप, ओमेगा आर से ओमेगा अगर बड़ा है तब भी करंट मिनिमम है, और अगर ओमेगा ओमेगा आर छोटा है तब भी करंट कैसी है, मिनिमम है। यानी केवल रेजोनेंस पर ही करंट सर्किट पे सबसे ज्यादा होती है। यही रीजन है कि जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक शार्प ग्राफ बनेगा, जिसको हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ प्लॉट करके। मान लेते हैं, देखिए भाई हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग ओमेगा में, ओमेगा फ्रिक्वेंसीज में, और हम जो है करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा बच्चों एक बात देखिए कि मान लेते हैं यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं। यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा 2 है, यहाँ ओमेगा 3 है, यहाँ ओमेगा 4 है, यहाँ ओमेगा 5 है। ठीक है, इस तरीके से ओमेगा 6 भी हो सकती है। और मैं यहाँ पे एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रख रहा हूँ ओमेगा 3 के जस्ट नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 4 आपस में इक्वल है। ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा आर से कम है, मतलब ये सिचुएशन है। और ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 6 बाकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है। यानी मैंने ये कंडीशन भी लगा दी इस ग्राफ के अंदर, मैंने ये कंडीशन भी ग्राफ में लगा दी, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका ग्राफ अब कैसा प्लॉट होगा। लेकिन मुझे ये पता लग गया है कि अगर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर से कम है तो करंट मिनिमम होगी, अगर फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है तब भी करंट कम होगी। करंट ज्यादा कब होगी, केवल केवल इस कंडीशन, जब क्या हो, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो। इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। देखिए बच्चों ग्राफ कैसा आना वाला है, देखिए जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बच्चों, देखो हमें पता है कि ओमेगा 3 ओमेगा आर के जस्ट नीचे है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ओमेगा 3 ओमेगा आर के इक्वल है तो इसका मतलब इसकी जो करंट बनेगी वो कैसी बनेगी, दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए ओमेगा 2 ओमेगा आर से कम है तो करंट कम बनेगी, इसका मतलब नीचे आएंगे थोड़ा सा, ओमेगा 1 और कम है
तो करंट इसकी और कम बनेगी। जरा इधर आइए, ओमेगा आर से जरा आगे चलिए। ओमेगा 4 देखिए, ओमेगा 4 तो बड़ा है ना ओमेगा आर से। अरे भाई देखिए बच्चे, हमने क्या बात की थी कि ओमेगा अगर ओमेगा आर से बड़ा है तब भी करंट क्या होगी, घटती है। तो यानी करंट इसकी भी घटेगी। तो यहाँ बना दिए पॉइंट, यहाँ देखिए इसका पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। यानी कि करंट ओमेगा आर जो ओमेगा 3 के इक्वल है उसको छोड़ के हर एक फ्रिक्वेंसी के लिए जो करंट की वैल्यू कैसी आएगी, डिक्रीज करती हुई आएगी। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को मिलाऊं, देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए ओमेगा 3 पर जो करंट है वो कैसी है, वो मैक्सिमम है, और इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों आई नॉट। दिस इज कॉल्ड आई नॉट। ठीक है, बहुत शार्प ग्राफ आता है, इसे ही कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में शार्पनेस का मतलब यही है, ये कर्व जितना ज्यादा शार्प होगा, ठीक है, इसका मतलब करंट क्या है, उसकी उतनी ही हाई है। ठीक है, इसी कंडीशन में आपका रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस में करंट और एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, करंट और जो फ्रिक्वेंसी है, तो उसका जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं कि एक ग्राफ देखिए और बनता है इसमें। अगर मान लेता हूं मैं कि इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस हमें दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इधर कर देता हूँ इसको। अगर मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओमेगा के बीच और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। और बच्चों हमने 3 ग्राफ प्लॉट किए हैं। ठीक है, ये 3 ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं। और मान लेते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मतलब जो हमारे पास 3 कर्व हैं, उन कर्व के रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। ठीक है, और ये करंट है और यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों कर्व में से जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैं, ठीक है, इनमें से किसकी जो करंट है वो सबसे ज्यादा होगी। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि भाई R3 के करंट की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। अब ये क्वेश्चन में वो ये बनाएगा क्वेश्चन कि इन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन वो ये दे देगा आपको कि R1 बड़ा है, R2 से बड़ा है R3 से। दूसरा दे देगा ऑप्शन कि R1 जो है, एक रिलेशन ये दे देगा इस तरीके से कि R1 R3 ग्रेटर देन R2 और ग्रेटर देन R1। एक ऑप्शन दे देगा कि भाई सारे इक्वल हैं आपस में। ठीक है, और एक ऑप्शन ये दे देगा आपको कि जो R1 है वो R2 के इक्वल है और वो ग्रेटर देन R3 है। मान लीजिए ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए उसने और आपको ऐसा ग्राफ दे दिया। अब इनमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? तो हमें क्लियर दिख रहा है कि देखिए बच्चों, करंट मैक्सिमम किसकी है, ये करंट मैक्सिमम इसके लिए है, इस वाले पॉइंट के लिए। ये कौन सा कर्व है हमारा, R3 है। अब देखिए जिसकी करंट मैक्सिमम है उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि करंट अगर मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए, है ना भाई। करंट और रेजिस्टेंस कैसे इनवर्सली है, तो इसका मतलब R3 सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद कौन आएगा, R2, और लास्ट में कौन जाएगा, R1 जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस है हमारा, वो हमारा है R3। तो देखिए यहाँ पे R3 से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होना चाहिए हमारा, बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आती है इसी टॉपिक में, कंसेप्ट आता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, क्वालिटी फैक्टर को अगर हमें समझना है तो उसके लिए जो है मैं इसको जरा इरेज करके एक दूसरा देखिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, देखिए अब अगर हम मैं इसको हटा के यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि एलसीआर सर्किट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। ठीक है, देखो एलसीआर के अंदर ही रेजोनेंस हमने पढ़ा, और एलसीआर के अंदर ही रेजोनेंस पढ़ते पढ़ते हम कहाँ जा रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर में जा रहे हैं। तो ये है क्यू फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं इसको। देखिए क्वालिटी फैक्टर का मतलब बच्चे ये होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो R3 वाला रेजिस्टेंस है, इसकी करंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर इसकी करंट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है इसका रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम है, तो यानी इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा है। देखिए बच्चों, ये तीनों में से जो ये वाला कर्व है ना, ये सबसे शार्प है। ठीक है, तो शार्प है तो मतलब इसकी शार्पनेस ज्यादा है, यानी रेजोनेंस की शार्पनेस क्या है, ज्यादा है, मतलब उसकी क्वालिटी बेटर है।
ठीक है, तो देखिए क्वालिटी फैक्टर को अगर हम यहाँ से देखें तो ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, इस तरह का एक इसका ग्राफ है और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा 1 है, जो ये फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 2 है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर ओमेगा आर। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा आर। तो इसको मैंने ओमेगा आर बोल दिया, यानी ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर। ठीक है, अच्छा करंट को यहाँ प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, देखो जो करंट जो है इसमें वेरी कर, देखो ये करंट जो यहाँ पे है दिस इज योर पीक करंट, ये सर्किट की क्या है, पीक करंट है, क्योंकि यहाँ पे शार्पनेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है इसीलिए ज्यादा है। अगर हम थोड़ा नीचे जाए तो देखिए करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे जाएं, अगर मैं यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज को लूँ, एक ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, तो यहाँ पर अगर हम करंट देखते हैं तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस में यहाँ करंट हो जाती है आपकी ई नॉट बाई √2 इंटू आर। ठीक है, इस पॉइंट पे करंट देखिए लगातार वैरी करेगी ना, देखिए यहाँ अलग करंट है, यहाँ अलग करंट है, यहाँ अलग करंट है और यहाँ करंट सबसे ज्यादा है। तो इस वाले पॉइंट पर जहां पे मैंने एक मैंने रेंज ले ली है दो फ्रीक्वेंसीज की, मतलब मेरा कहना यह है कि इस पॉइंट पर दो फ्रीक्वेंसी की रेंज मैंने डिसाइड कर दी, एक ओमेगा 1 है, एक ओमेगा 2 है। अब इसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो मुझे सुनाई देंगी या वो मुझे जो है मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट कुछ हद तक वैसे जैसे हमारा ह्यूमन ईयर होता है, ह्यूमन ईयर की भी एक हमारी बैंडविड्थ होती है, एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कहीं तो हम सुन सकते हैं, तो वो एक रेंज है, उसे बोलते हैं ह्यूमन ईयर की बैंडविड्थ। ऐसी एलसीआर सर्किट की भी बैंडविड्थ होती है, रेजोनेंस की भी बैंडविड्थ होती है, तो वो हमने ये मान लिया और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू करीब करीब 1/√2 टाइम्स ऑफ आर हो जाती है। तो अगर इसमें हम क्वालिटी फैक्टर लिखें तो ये आपका कहलाता है ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा आर का मतलब वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो ये ली है हमने, और यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज जो हमने ले ली है उनका हमने डिफरेंस किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ, इसको हम ऐसा भी कहते हैं। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। अब देखिए कोई ये पूछेगा कि भाई क्वालिटी फैक्टर हाई कब होगा, तो क्वालिटी फैक्टर हाई होने के लिए ये डिफरेंस जो बैंड विड्थ है ये कम होनी चाहिए। बैंड विड्थ मतलब वही दो फ्रीक्वेंसी का की रेंज डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस कम होगा, देखो कम मतलब करने का मतलब बच्चों, अगर मैं देखो मैं यहाँ पे दो पॉइंट लूंगा तो देखो ये करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी और ये रेंज घट जाएगी, यानी यहाँ पे क्वालिटी और ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ये क्वालिटी फैक्टर कहलाता है आपका। अच्छा, इसी को अब देखिए इसके आगे इसका एक डेरिवेशन होता था पहले, जब से कोविड आया है तो सिलेबस आपका 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो अब इसका जो डेरिवेशन है वो हटा दिया गया है। इसका फाइनल एक फॉर्मूला आता है, वो याद कर लेंगे आप, ये होता है 1/r√L/c। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला ये होता है, देखिए इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन है क्वालिटी फैक्टर का कोर्स में। ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, डेरिवेशन की नीड नहीं है। अब यहाँ से भी कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा, वो कहेगा कि भाई क्वालिटी फैक्टर सर्किट में हाई कब होगा, तो ऑप्शन दे देगा आपको 4 ऑप्शन, उसमें कहीं एल की, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू अलग वेरी करा देगा वो। तो आप देख लेना जहाँ पे रेजिस्टेंस को सबसे कम किया हो उसने, इस ऑप्शन में उसने रेजिस्टेंस को सबसे कम किया हो, ठीक है, और कैपेसिटेंस को कम किया हो और इंडक्टेंस को उसने बढ़ाया हो, उस केस में क्वालिटी फैक्टर हमारा ज्यादा होगा। तो फॉर द क्वालिटी फैक्टर टू बी मैक्सिमम, R should be minimum, L should be maximum, C should be minimum। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ इसमें यहीं पर ही आ जाएगा, फॉर मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर R मैक्सिमम होना, सॉरी R should be minimum, C maximum and सॉरी C will also be minimum क्योंकि 1/upon में है, तो C should be minimum and L should be highest। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना हम L को रख सकते हैं, क्योंकि L बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह का जो अगर कुछ कंडीशन कहीं आपके पास है सर्किट में, ठीक है, तो हम इसको जो है क्वालिटी फैक्टर हाई बोलेंगे,
इस केस के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का कंसेप्ट समझ लिया आपने और रेजोनेंस समझ लिया आपने, इम्पीडेंस से ही हमने ये सब कंडीशन ड्राइव करी है, ठीक है। तो इस पर अब न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। बोर्ड में ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट है टॉपिक टीचर्स का, जब क्वेश्चन बनाते हैं वो बोर्ड में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसका जो है न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस का मतलब क्या है, और सॉरी मतलब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि रेजोनेंस मतलब कैसे जो है इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के बच्चों वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट